हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए, मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल पे। तो बच्चों, अब तक हमने सॉल्व एग्जांपल 2.12 तक हमने देखा था। तो आज 2.13 से लेकर 2.17 तक के जो बाकी के क्वेश्चन है वो सारे खत्म करेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2.13 देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया है। देखो, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? मतलब कि यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखे हुए आंसर देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ना सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर क्वेश्चन बोलूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर के रिलेटेड क्वेश्चन बोलूंगा। यहाँ पे वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल है, डिवीजन के लिए क्या रूल है, एडिशन के लिए क्या है, एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। मतलब कि दो चीजें यहाँ पे निकलने को बोला गया है। पहले पहली चीज निकालते हैं, वो है सरफेस एरिया। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के केस में? तो इट इज होता है 6 टाइम्स L स्क्वायर। ठीक है, इट इज 6 टाइम्स L स्क्वायर। So it is the formula to find out the total surface area of a cube. उससे पहले यहाँ पे जो लेंथ आपको प्रोवाइडेड है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। यहाँ पे आपको लेंथ कितनी प्रोवाइडेड है, ईयर लेंथ की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 7.203 मीटर। ठीक है, सो इट इज 7.203 मीटर। इतनी लेंथ आपको प्रोवाइडेड है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। और देखो जीरो क्या है, इन बिटवीन जीरो है। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि इन बिटवीन जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, चलो तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो भी आंसर देना है वो आंसर में भी मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखने चाहिए। ठीक है, मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर है, कहीं ना कहीं मैं एल स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकता हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा ना, एल इंटू एल। इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 टाइम्स L इंटू एल, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन आता है तो यहाँ पे हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना। जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उतने सिग्निफिकेंट डिजिट आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल लेंथ में कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? 4। तो हम कहीं ना कहीं उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, अभी मैं इसको वापस सेपरेट नहीं करूंगा, सीधा मैं यहाँ पे 7.203 का होल स्क्वायर ही लिखूंगा। तो बच्चों जैसे ही मैंने यहाँ पे सारा मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया, ये है 7.203 मल्टीप्लाई बाई 7.203। तो और उसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें 6 से। तो कहीं ना कहीं बच्चों मेरा आंसर आया 311.299254। ठीक है, इतना थोड़ा लंबा सा गंदा सा आंसर आया। इट इज 311.299 ठीक है, 299,254। तो इतना गंदा गंदा आंसर मेरे पास आया क्योंकि मुझे यहाँ पे लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन किया था। तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो उतने सिग्निफिकेंट डिजिट आपके फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। अभी क्योंकि वही लेंथ का अपने साथ ही मल्टीप्लीकेशन हुआ था यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो यहाँ पे भी मुझे आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है। ठीक है, मतलब कि मुझे 311, ये 3 तो आ गए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट मुझे चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 99254 को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी बच्चों ये देखो कि क्या ये सिर्फ ड्रॉप करेंगे या फिर ड्रॉप प्लस एड ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? कौन सा ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करें? तो उसके लिए पहले देखो कि ये 99254 वो 50,000 से ग्रेटर देन है या लेस देन है? सो इट इज ग्रेटर देन।
अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ड्रॉप प्लस वन वाला, ड्रॉप एंड एड वन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतने डिजिट को ड्रॉप भी करवाऊंगा और साथ में ड्रॉप प्लस वन वाला ऑपरेशन एड वन भी करूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दी फाइनल सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर क्या आएगा, 311 पॉइंट, ये आ जाएगा 3, क्योंकि ऐड वन भी करना पड़ेगा ना। यस और नो, यहां से ड्रॉप करवाया और फिर एक ऐड किया। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी, सरफेस एरिया की। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, वॉल्यूम क्यूब का एल क्यूब के बराबर, मतलब कि तीनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हुआ, मतलब कि यहां पे भी मुझे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 7.203 का होल क्यूब। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो करते हैं 7.203 मल्टीप्लाई बाई 7.203 मल्टीप्लाई बाई 7.203। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मेरा आंसर आया 373.71475, 373.7147544 ठीक है, इतना आंसर मेरा आया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है, मतलब कि मुझे इतने डिजिट चाहिए, तो पीछे वाले डिजिट को मुझे ड्रॉप करवाना पड़ेगा, इतने डिजिट को ड्रॉप करवाना पड़ेगा। अभी पहले ये देख लो कि क्या ये वाला 5000000 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो लेस देन है। ठीक है, वो लेस देन है, तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप ऑपरेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर आएगा 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ये? ठीक है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन का वो रूल ही अप्लाई किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.14। देखो 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। मतलब कि यहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखे हुए डेंसिटी का आंसर देना है। ठीक है, डेंसिटी का आंसर देना है। अभी यहाँ पे देखो मास कितना प्रोवाइडेड है, जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसको लिखते हैं। सो मास 5.74 ग्राम है। ठीक है, चलिए देन आफ्टर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन एज ए 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द डेंसिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। What is the value of mass over here? That is 5.74, and what is the volume? That is 1.2. ठीक है, so if we calculate it, if we divide it, so it is 5.74 divide by 1.2. So answer आ रहा है 4.78. It is 4.78333333। ठीक है, आगे बढ़ाते जाओ, 33333। हाँ, आप लिख सकते हो इतना। ठीक है, चलो इतना यहां से छोड़ देते हैं। सो आई नीड टू राउंड ऑफ दिस आंसर इन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? देखो दिस इज द डिवीजन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे भी वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों में से जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, दैट सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी डिस्प्लेड इन द फाइनल आंसर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मास के पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और ये वॉल्यूम के पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो सबसे लिस्ट किसके पास है? वॉल्यूम के पास। कितने? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कहीं ना कहीं मुझे आंसर में भी वही रिफ्लेक्ट करना है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा आंसर में आने चाहिए, है कि नहीं? 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे आंसर में आने चाहिए। तो मुझे यहां से देखो, मुझे यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप करवाना पड़ेगा, इतने डिजिट मुझे ड्रॉप करवाने पड़ेंगे। अभी दिख रहा है आपको कि ये ग्रेटर देन 50000 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे ड्रॉप प्लस एड 1,
ड्रॉप प्लस 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप प्लस 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इट इज 4.8, इट इज 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ठीक है। दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट में हमारा आंसर आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और इक्वेशन क्या है यहाँ पे वापस लिखते हैं इसको। इक्वेशन क्या है यहाँ पे देखो, इट इज हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। एंड व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू इज, where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. मतलब कि आपको यहाँ पे डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, जस्ट इतना आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, यस और नो। मतलब कि मुझे यहाँ पे LHS में जो इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर, उसका डायमेंशन निकालना है, एंड राइट हैंड साइड पे जो mgh है उसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। और दोनों डायमेंशन को कंपेयर करना है और देखना है कि क्या LHS का जो डायमेंशन आया वही RHS का आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इतना हमें सिर्फ चेक करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ LHS पहले तो निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है। LHS का डायमेंशन मतलब कि मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है बच्चों, सोचो। हाफ तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है ना, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा। लेकिन मास, उसका तो डायमेंशन आ सकता है। बच्चों मास का डायमेंशन क्या लिखेंगे, m1, है कि नहीं। मास का डायमेंशन m1। ये वेलोसिटी v, v मतलब कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम ना, मीटर पर सेकंड। सो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ का क्या आता है L1, टाइम डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा t टू द पावर -1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सो इट इज वेलोसिटी का L1 इंटू टी टू द पावर -1 का स्क्वायर, है कि नहीं, का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये होगा वेलोसिटी का डायमेंशन। वेलोसिटी होती क्या, लेंथ अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है लेंथ, वन काइंड ऑफ लेंथ, एंड टाइम, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा L1 टी टू द पावर -1। तो निकालोगे तो टोटल डायमेंशन क्या निकलेगा, सो इट इज m1 L2 टी टू द पावर -2, है कि नहीं। इट इज m1 L2 टी टू द पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास LHS का डायमेंशन। अभी RHS का डायमेंशन देखते हैं। RHS का डायमेंशन क्या निकलेगा बच्चों, RHS में क्या फॉर्मूला है, mgh है। तो RHS का डायमेंशन देखो, m मतलब कि मास, मास का डायमेंशन होता है m1, क्लियर है। g मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलेंगे, नहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक में बोल गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज ए ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गलती से बोल गया मैं। इट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, जो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है वही स्मॉल जी का डायमेंशन होगा। तो जी का यूनिट में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं ना। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसको L1 टी टू दी पावर -2 लिख सकता हूं जी, बिल्कुल। तो इसका डायमेंशन जो भी होगा वो डायमेंशन कहीं ना कहीं L1 टी टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, तो जी का डायमेंशन क्या, L1 टी टू दी पावर -2, ठीक है। चलो, एंड लास्ट वन इज द h, हाइट। बच्चों हाइट तो मीटर में मेजर होती है ना, मतलब कि वो तो एक डिस्टेंस है, लेंथ है। तो इसका भी डायमेंशन क्या लिख सकता हूं, L1। h एक डिस्टेंस है, उसको हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं ना, इसको हम लेंथ बोल सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो L1। तो टोटल कितना हो गया देखो, टोटल हो गया m1 L2, क्योंकि L1 L1, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, L का पावर 2 हो जाएगा। तो इट इज m1 L2 t टू दी पावर -2, ठीक है। m1 L2 t टू दी पावर -2। तो देखो अभी ध्यान से कंपेयर करो, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जी हाँ, ये फॉर्मूला, या सॉरी फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यस और नो। LHS का जो डायमेंशन आया वही यहाँ पे RHS में डायमेंशन दिखा। और एक बात बताऊं बच्चों, इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये बोला गया है कि दोनों एनर्जी है, और एनर्जी, दोनों एनर्जी ही शो करती है ना।
ये पोटेंशियल एनर्जी, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी। आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, तब मुझे ना ये डायमेंशनली इनको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आप समझ में आ जाएगा कि सर mgh मतलब कि एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ mv स्क्वायर मतलब कि एक एनर्जी, वो भी काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बोथ आर एनर्जी, तो बोथ शुड बी डायमेंशनली इक्वल, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा बच्चों क्या बोला गया, देखो, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड and of acceleration a is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? m stands for the mass of the body. yes or no? मतलब कि यहां पे आपको ये बोलना है कि डायमेंशनली यहां पे आपके पास जो 5 इक्वेशन है उसमें से डायमेंशनली कि कौन सा इक्वेशन, डायमेंशन एनालिसिस से कौन सा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का बन सकता है, ठीक है। ये बोला है कि यहां से 5 जो इक्वेशन है उसमें से कौन सा इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि इन पांचों में से कौन सा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाउ यू नो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हाफ mv स्क्वायर को मैंने बोला था कि यही काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सो ये काइनेटिक एनर्जी का सही इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचो, डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो क्या ये हाफ mv स्क्वायर ही एक इक्वेशन है जो आपको काइनेटिक एनर्जी दे सकता है? सोचो पहले, यहाँ पे देखो और फिर बताओ, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितने इक्वेशन ऐसे हैं जो काइनेटिक एनर्जी के बन सकते हैं। हालांकि राइट आंसर यही है, दिस इज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी डायमेंशनली चेक करते हैं कि कौन सा इक्वेशन सही है। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक टाइम पे डायमेंशनल एनालिसिस लगाना, ठीक है, वो सही नहीं है। आपको फॉर्मूला भी वहां पे होना, फॉर्मूला भी याद होना जरूरी हो जाता है। डायमेंशनली सारी चीजें आप इक्वल बता दोगे तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इक्वेशन सही हो गया। वहां पे हमें उसका जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं अगर मैं बोलूँ तो 2 इक्वेशन ऐसे हैं जो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस वन क्वेश्चन से यहाँ पे एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक चीज को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, दैट इज दी ये काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी बोला ना, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आया, m1l2 t टू द पावर -2, ठीक है। तो ये सीधा मैं डायरेक्टली वहां पे लिखूंगा और फिर उसी के साथ कंपैरिजन लूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पहले तो ये लिखूंगा कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन में क्या लिख सकता हूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कैपिटल के है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ये होना चाहिए m1l2 t टू द पावर -2, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर फॉर्मूला इक्वेशन नंबर ए जो भी है, ये इक्वेशन अगर ये वाला डायमेंशन देता है तो हो सकता है कि ये डायमेंशनली इसका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो देखते जाते हैं वन बाय वन। तो पहले मैं ए को कंपेयर करता हूं। तो बच्चों ए का जब मैंने डायमेंशन निकाला तो मुझे क्या मिला, ए का डायमेंशन जब मैंने निकाला तो ये है m² v³, मास का स्क्वायर वेलोसिटी का क्यूब, मास का स्क्वायर, तो मास का डायमेंशन कितना आया m2, ठीक है। वेलोसिटी मतलब कि मीटर पर सेकंड, मतलब कि अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात करूं तो L1 t टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशन होता है, L1 t टू द पावर -1, इसका क्यूब, क्यूब करोगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या बचेगा, देखो m2 L3 t टू द पावर -3, ठीक है। दूर दूर तक कहीं पे भी आप इसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट, देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, ये वाला जो इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी का नहीं हो सकता है, डायमेंशनल एनालिसिस ने ना बोल दिया, ठीक है। चलो फिर आते हैं बी के पास। अच्छा बी क्या दिखा रहा है, बी का डायमेंशन क्या निकलेगा, तो वो तो खुद एक फॉर्मूला उसी का है, हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन, और हाफ कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं निकलता है,
मास का डायमेंशन m1 होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखे हम, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे L1 t टू द पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिखूंगा m1 L2 t टू द पावर -2। मैच करो, देखो m1 L2 t टू द पावर -2, m1 L2 t टू द पावर -2, मतलब कि यस, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और सही भी है। यही एक्चुअल में इक्वेशन सही आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर ही होती है। ठीक है, तो डायमेंशनली भी वो करेक्ट हुआ। चलो अभी सी की बात करते हैं, इक्वेशन नंबर सी को देखते हैं। इक्वेशन सी देखो क्या बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, एम ए, एम मतलब कि मास, मतलब कि एम का 1 पावर, ए मतलब कि एक्सीलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि लेंथ का 1 टी का -2। ठीक है, अच्छा उसका कुछ पावर नहीं है, मतलब कि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी ब्रैकेट को, फिर भी लिख देते हैं, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा m1 L1 t टू दी पावर -2। मैच करो, m1 L2 t टू दी पावर -2 से क्या ये मैच हो जाएगा, नहीं, L का तो सिर्फ 1 ही पावर है यहाँ पे, मतलब कि ये भी मैच नहीं किया। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अभी डी को मैच करते हैं, डी को मैच करके देखते हैं डी का आंसर क्या आता है। देखो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या बोला है, 3/16 टाइम्स mv²। बच्चों 3/16 ये तो कांस्टेंट होता है, उसका तो कोई डायमेंशन निकलेगा नहीं। मास है तो उसका डायमेंशन m1 है, फिर v² है तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकलता है L1 t टू दी पावर -1 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो ये आ जाएगा m1 L2 t टू दी पावर -2। ओ तेरी, ये क्या हुआ, मतलब कि ये भी तो डायमेंशन मैच कर गया, ये वाला भी तो डायमेंशन के साथ मैच कर गया, है कि नहीं, यस और नो। तो बच्चों ध्यान से देना, ध्यान से देखना, मैं यहां पे इसको डायमेंशनली तो सही इक्वेशन बोल सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पे रेड कलर से एरो, राइट एरो लगा रहा हूं क्योंकि वो डायमेंशनली सही है, लेकिन वो सही फॉर्मूला नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, लेकिन डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे डायमेंशनली अगर मैं सोचूंगा तो मुझे तो ये इक्वेशन भी सही लगेगा, है कि नहीं। तो अभी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद मैं इसका फाइनल आंसर देता हूं। ठीक है, तो आते हैं ई के पास। बच्चों ई का इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, पहली बात यहां पे ये आ जाती है कि ये इसका डायमेंशन निकालना ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक बाजू है हाफ mv² और दूसरी साइड है ma। अभी खुद ही सोचो कि इसका एडिशन कैसे कर पाओगे। ठीक है, हाफ mv² मतलब कि ये वाले बी में हमने कैलकुलेट किया, इसका डायमेंशन क्या निकला हाफ mv² का, तो m1 L2 t टू दी पावर -2, m1 L2 t टू दी पावर -2। और बोल रहा है कि प्लस करना है किसके साथ, m1 L1 t टू दी पावर -2 के साथ। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये दोनों का एडिशन हो सकता है क्या। बच्चों अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। यहाँ पे दोनों का डायमेंशन देखो ना, इसका डायमेंशन देखो और इसके साथ मैच करो, डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आई कैन नॉट एड दिस टू फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं हाफ mv² का एडिशन ma के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये एडिशन के रूल को भी फॉलो नहीं करता है, डायमेंशन तो मैचिंग की बात दूर ही रह जाएगी, पहले तो ये एडिशन ही पॉसिबल नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि दोनों साइड पे डायमेंशन इक्वल नहीं है। अगर लेंथ है तो लेंथ के साथ ऐड हो सकती है, अगर सेकंड है तो सेकंड के साथ ऐड हो सकती है, मैं मीटर को सेकंड के साथ कैसे ऐड करूं, पॉसिबल ही नहीं है ना, यस और नो। इसीलिए ये एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, तो डायमेंशन मैच करने की तो बात ही अलग है, यस और नो, वो तो मैच करने की बात ही नहीं कर सकते अगर ये एडिशन ही पॉसिबल नहीं हो सकता है तो। ठीक है, तो ये आखिरी वाला इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे जो आया ना, क्योंकि कई बार मैंने बोला ना कि डायमेंशनल एनालिसिस एवरी टाइम लगाना ये सही नहीं, हाँ कई बार आपको चेकिंग के लिए बोला जाए कि भाई ये चेक करना है सिर्फ, तो उसके लिए आप डायमेंशन एनालिसिस लगा सकते हो, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से आप सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लो, ये शायद वर्क नहीं भी करे, क्योंकि यहाँ पे ही देखो ना,
यहाँ पे देखो मुझे डायमेंशनल एनालिसिस ने बताया कि भाई ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कांस्टेंट का। यहाँ पे हाफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3/16। लेकिन आपको पता है कि सही आंसर क्या आना चाहिए, सही आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको गलत बताऊंगा, सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर ये आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली भी देखो और प्रैक्टिकली अगर ये अप्लाई करना हो फॉर्मूला तो यही फॉर्मूला आएगा। तो कई बार डायमेंशनल एनालिसिस में ये हो जाता है कि कई बार डायमेंशनल एनालिसिस आप दो इक्वेशन को आपको वो सही दिखा देता है, क्योंकि ये सिर्फ डायमेंशन के बेसिस पे वो कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट का तो डायमेंशन निकलता ही नहीं है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट की बात आती है तो वहां पे वो डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई, एक में हाफ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरे में 3/16। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ने तो क्या बताया, दोनों इक्वेशन सही है, यस नो। लेकिन वो गलत बात हुई ना, यस नो। तो एवरी टाइम हमें डायमेंशनल एनालिसिस सही आंसर दे ये जरूरी नहीं है, कई बार हमें फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला में ये हाफ का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है तो हाफ का भी कुछ वैल्यूएशन है ये फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। उसका भी कुछ वेटेज है फॉर्मूला बनाने में, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज कहीं पे यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस इसको इग्नोर कर लेता है, लेकिन हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं कुछ वेटेज है तभी तो ये हाफ mv² हुआ ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob, and the acceleration due to the gravity. Then derive the expression for its time period using the method of dimension. ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे सिंपल सीधी भाषा में बोलूं तो आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। मतलब कि आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है, दैट इज 2π√L/g, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको लेके आना है, कहीं ना कहीं आपको ये वाला फॉर्मूला लेके आना है, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये वाला फॉर्मूला लेके आते हैं। तो पहले तो ये देखो कि ये वाला फॉर्मूला आने के लिए लाने के लिए आपको कितनी चीजें दी गई है। देखो, टाइम पीरियड यहां पे बोला है, सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का। लेट्स से अज्यूम दैट मुझे लेंथ का कितना पावर होगा वो तो मुझे पता नहीं, वही तो मुझे निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि लेंथ का ए पावर से सीधा प्रोपोर्शनल है, एज वेल एज मास के सॉरी पहले जी ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी का बी पावर से वो सीधा प्रोपोर्शनल है, एज वेल एज मास के सी पावर से सीधा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का ए पावर, जी का बी पावर, एज वेल एज एम का सी पावर, यस और नो। तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रोपोर्शनलिटी दी गई है और उसी के ऊपर से हमें ये वाला इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हमें निकालना है। चलिए, कोई बात नहीं, तो मैं पहले तो ये प्रोपोर्शनलिटी को ना एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से इट इज द कांस्टेंट के, ठीक है। इट इज ए कांस्टेंट, स्मॉल के लगाता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, भाई ये स्मॉल के है, L टू द पावर A, G टू द पावर B एंड M टू द पावर C। अभी डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से LHS जो डायमेंशन है, अगर ये इक्वेशन सही है तो LHS का डायमेंशन एंड RHS का डायमेंशन दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे LHS का डायमेंशन लिखता हूं। बच्चों, LHS का डायमेंशन मतलब कि टाइम का डायमेंशन, टाइम पीरियड मतलब कि कहीं ना कहीं ये तो टाइम ही है ना। तो टाइम का डायमेंशन क्या निकलता है बच्चों, टाइम का डायमेंशन निकलता है m0 L0 t टू द पावर 1। तो यही तो डायमेंशन होगा ना। टाइम को मेजर करने के लिए मास की क्या जरूरत है, लेंथ की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ टाइम की जरूरत है। तो m का 0 पावर, L का 0 पावर, t का 1 पावर लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू, क्या k का कोई डायमेंशन निकलता है भैया, ये तो एक कांस्टेंट है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, तो k का तो कोई डायमेंशन निकलेगा नहीं। तो डायमेंशन किसका निकल सकता है, L का निकल सकता है, G का निकल सकता है, एज वेल एज M का निकल सकता है, ठीक है। तो कर देते हैं इसका डायमेंशन। k का डायमेंशन 0 है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे L का डायमेंशन, L मतलब कि लेंथ,
इसको मैं लिखूंगा l टू द पावर 1 का a पावर, ठीक है। फिर g मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि L1 t टू द पावर -2 का b पावर, एज वेल एज मास, मास मतलब कि m1 का c पावर, ठीक है। चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखते हैं, इट इज m0 L0 T1, इट इज इक्वल्स टू, देखो L का कितना पावर हुआ a, 1 इंटू a कितना होता है भाई, a ही होता है ना। यहाँ पे L का b पावर, t का -2b पावर, ठीक है, एंड यहाँ पे m का c पावर। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, t टू द पावर 1, और पहले m लिखता हूं तो m का c पावर, L का देखो L का a पावर एंड L का b पावर, दोनों मल्टीप्लीकेशन है तो सीधा उनका पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L टू द पावर a प्लस b, एंड ये हो जाएगा t टू द पावर -2b, ठीक है। तो डायमेंशनली अगर देखें तो दोनों साइड LHS एंड RHS बोथ शुड बी इक्वल। तो अगर हम इसको इक्वल मानते हैं, अगर हम इसको इक्वल बोलते हैं, तो हम सीधा यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा ना पार्टीशन वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन वगैरह कर देता हूँ, तो दिस इज द पार्टीशन, ओ थोड़ा गलत चला गया पार्टीशन, ये सही है, ठीक है। तो दिस इज द पार्टीशन, क्लियर है। चलो तो आ जाओ यहाँ पे, तो पार्टीशन वगैरह कर दे। तो जब मैंने बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन किया, तो हियर देखो पहले तो m के पावर को लेफ्ट हैंड साइड पे कंपेयर करो, तो मुझे क्लियरली यहाँ पे समझ में आता है कि c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये पहला तो पॉइंट, ठीक है। चलो उसके बाद टाइम की बात करते हैं। अगर मैं ये -2b को सीधा कंपेयर करूंगा, टाइम के पावर को कंपेयर करेंगे, तो मुझे ये दिख रहा है कि -2b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। t का -2b पावर किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 1 के बराबर। दोनों साइड पे कंपैरिजन ही करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। तो यहां से मुझे बच्चों b का वैल्यू क्या मिलता है, तो b की वैल्यू मुझे मिल सकती है, इट इज -1/2। क्लियर है। चलिए, एंड द लास्ट वन इज द यस l के पावर को कंपेयर करते हैं, तो लास्ट वन इज द l का पावर, दैट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे a प्लस b है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, तो इन दोनों को कंपेयर किया। और क्योंकि मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहाँ पे a इज नथिंग बट इक्वल टू b, को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो -b हो जाएगा, और b की वैल्यू -1/2 है, इसलिए ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -1/2, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा +1/2। तो a की वैल्यू क्या आई, +1/2, a का पावर क्या आया, +1/2। तो देखो बच्चों, अभी हमें ना सारे पावर वगैरह सारी चीजें हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं उसका कैसे यूज करता हूं, देखो c का पावर 0 आया, b का पावर -1/2 एंड a का पावर 1/2 आया। तो अभी मैं इसको कैसे यूज करता हूं वो ध्यान से देखिए, ठीक है। इसी को मैं कैसे यूज करता हूं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो हमारे पास हमने फॉर्मूला क्या लिया था, t इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट l टू द पावर a, लेकिन a का पावर हमें क्या मिला, 1/2। ये वाला इक्वेशन, इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ठीक है। सो k l टू द पावर a का पावर कितना आया, 1/2, a की वैल्यू 1/2 आई। अच्छा, g का पावर b की वैल्यू क्या आई, -1/2 आई। अच्छा, m टू दी पावर c की वैल्यू क्या आई, 0। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ये इक्वेशन होना चाहिए k l टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाय, क्योंकि g का पावर माइनस है ना, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये इक्वेशन है वो कुछ इस तरह आना चाहिए, इट शुड बी k टाइम्स √l/g। तो ये मेरा इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। और बात तो सही है ना, क्योंकि अगर हम ये कांस्टेंट को लेट k इज इक्वल्स टू 2π एज्यूम कर लूं, ठीक है। अगर मैं k इज इक्वल्स टू 2π एज्यूम करता हूं, तो ये आ जाता है 2π √l/g, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया था, कहीं ना कहीं हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आने वाले कांस्टेंट का डायमेंशन ना, वो सही से इसको यहाँ पे बता नहीं सकता है कि भाई उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। वो सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है उनका वेटेज कितना है वही बता सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। जो हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि दो इक्वेशन मिले थे, दोनों डायमेंशनली करेक्ट हो गए थे, इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन यही था बच्चों
क्योंकि हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कांस्टेंट कितनी वैल्यू का है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। वो सिर्फ बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका कितना वेटेज है पूरे इक्वेशन में, वो आइडेंटिफाई करके दे सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं, उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो रहा है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल दैट एंजॉय योर डे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में जितना हमने समझा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर एक बार वापस उसको रिपीट कर लो। अभी ये तो वीडियो लेक्चर है, जब चाहे जब मन चाहे तब आप उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज जितनी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की वो सारी समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए, और आपके जैसे जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी अगर यहाँ पे फ्री में एजुकेशन लेना है, यूट्यूब पे कोई सब्सक्रिप्शन तो देना नहीं है, तो उनको भी बोलो कि आप आए हमारे चैनल पे, उनको भी बुलाओ और उनको भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय बाय।